सिविल एग्जामिनेशन बोर्ड बिहार बोर्ड के द्वारा जो जारी किया गया है इंटरनेट पर प्रश्न पत्र, उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू JMR स्टडी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th के इंटरनेट पर जारी मॉडल प्रश्न पत्र को चर्चा करेंगे और यह मैथ का मॉडल पेपर है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैथ का प्रश्न ऑब्जेक्टिव प्रश्नों से हम लोग शुरू करते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अगर यदि देखें तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो वह है आपका कि 92/115 का सरलतम रूप है। तो सरलतम रूप अगर हम लोग करें तो इस दोनों का एलसीएम भी निकाल करके कर सकते हैं। जैसे 92 और कॉमा 115 है, तो अगर हम इसको क्या करें 23 से लगाएं, 23 चौक 92 और 23 पचे 115 यानी 4/5, या काट भी सकते हैं 23 चौक 92 और 23 पचे 115, तो ये 4/5 यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकता है। तो यदि दो परिमेय संख्याओं के बीच या दो अपरिमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्या हो सकती है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अनंत। अनंत जो है परिमेय संख्याएं हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो एक याद रखिएगा कि यदि कोई भी परिमेय संख्या यदि वह 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का हो, अर्थात 2 या 5 के गुणनखंड के रूप होगा उसका हर, तो वह शांत होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो 88 का अगर हम लोग करें तो 88 कितना, 88 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 गुने, है ना 2, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और गुने में 11, दूनी 4 दूनी 8 से 11 ठहरा, तो यहाँ 11 आ गया, तो 2 आना चाहिए या 5 आना चाहिए, 11 नहीं तो ये नहीं होगा। इसी प्रकार अगर 21 यानी 210 का करें तो 210 में भी 3 आ जा रहा है, 3 सत्ते, और यहाँ 1600 करेंगे तो ये 1600 केवल और केवल किसके 2 के फैक्टर में ही आवेगा, अर्थात हमारा सी आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर। यानी यदि कोई भी परिमेय संख्या जिसका दशमलव प्रसार ये यदि 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में हो तो वो शांत होगा। अगर 2 या 5 के अलावा कोई दूसरा संख्या आता है तो वो शांत दशमलव प्रसार नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ प्रश्न दिया गया है बहुपद dy² + by + a के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। तो शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर में c/a, और यहाँ c कितना है a है, तो a डालेंगे और c/a और a के जगह पर कितना है d, यानी a/d, और a/d ऑप्शन नंबर हमारा डी है, राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 5 नंबर। √18 का परिमेयीकरण गुणांक कितना होगा। √18 का परिमेयीकरण गुणांक कितना होगा, तो √18 ही होगा। √18 का परिमेयीकरण गुणांक अगर करेंगे, अगर इसका परिमेयीकरण करें, क्योंकि इसको अगर हम परिमेयीकरण करेंगे √18 में तो ये कितना होगा, √18 से ही इसमें गुना या भाग देना पड़ेगा, समझे। तो ये हमारा परिमेयीकरण गुणांक कितना होगा, √18 ही हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। 5 नंबर के बाद 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो वैसी संख्या जिसका केवल और केवल 2 अपवर्तक हो, अर्थात वह 1 से और स्वयं से विभाजित हो, तो वह क्या होगा आपका अभाज्य संख्या कहलाता है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगा, याद रखिएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा 2, ठीक है। क्योंकि अगर आपके मन में होगा कि सर 3 भी तो हो सकता है, लेकिन 3 से तो छोटा है ना 2, तो 2 का 2 अपवर्तक है और 1 नहीं होगा, क्योंकि 1 का तो केवल और केवल 1 अपवर्तक है। तो अर्थात हमारा सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या तो अनंत हो जाएगा, उसको हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यहीं पर एक और बात करते हैं कि भाज्य संख्या किसको कहते हैं। तो वैसी संख्या जिसका 2 या 2 से अधिक अपवर्तक हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है दोस्तों, सबसे छोटी भाज्य संख्या तो 4 हो जाएगा, 2 नहीं होगा, क्योंकि 2 तो केवल और 2 ही अपवर्तक है, तो ये अभाज्य संख्या हो गया। जबकि 4 का क्या है, 4 का क्या है आपका 1 से विभाजित हो रहा है, 2 से हो रहा है और 4 से हो रहा है, यानी 2 से अधिक इसका अपवर्तक है, अतः 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। तो जब हमसे छोटी अभाज्य संख्या पूछा गया तो 2 हो जाएगा, और जबकि छोटी भाज्य संख्या पूछा जाता तो क्या हो जाता 4 हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि a = bq + r, जहाँ a और b धनात्मक पूर्ण संख्या हो तो क्या होगा। तो a का मान अगर a = bq + r, अगर आप पढ़े होइएगा भाग एल्गोरिथम, तो जो है
लोगारिथम मेथड से अगर डिवीजन बनाए होइएगा तो उसमें आपको बताया गया होगा इस चीज़ को कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी a जो है आपका क्या है, ये a जो है आपका भाजक है और यहाँ जो है आपका बी क्यू प्लस आर, यानी यहाँ पर जो q है आपका, सॉरी यहाँ पर a जो हो गया, a हो गया आपका, a हो गया भाज्य, a हो गया भाज्य और b हो गया भाजक और q जो हो गया भागफल और r जो हो गया वह रिमाइंडर शेषफल हो गया। तो यहाँ पर बी क्यू प्लस आर, तो इसमें से कौन सा रिलेशन है जो सही बन रहा है, तो कभी भी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा इसका वो कभी भी r का मान r इज लेस देन b होगा, r का मान हमेशा b से छोटा होगा, इस b से इसका मान हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। ये बात एकदम सही है कि रिमाइंडर का मान होगा, जो ही अगर 20 से इसका मान कम आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, भाग लगना बंद हो जाएगा, अर्थात हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, आर इज लेस देन बी हो जाएगा। आर इज लेस देन 0 नहीं होगा, आर इज ग्रेटर देन बी नहीं होता है, यानी आर इज लेस देन बी हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, तो यहाँ 4 परिमेय और √3 क्या है, अपरिमेय, तो परिमेय और अपरिमेय का योगफल भी एक अपरिमेय संख्या होगा, तो ये नहीं होगा। √7 तो अपरिमेय संख्या है, तो ये भी नहीं होगा। √8 को अगर तोड़ेंगे तो 2√2 में टूटेगा, एगो रूट अंदर ही रह गया, तो एक परिमेय और एक अपरिमेय का गुणनफल भी क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या, ये भी नहीं होगा। और 6√5, तो 5 से 5 का काट देंगे, क्या बचेगा 6, यह एक परिमेय संख्या है, ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा मेरा डी। 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, कहता है यहाँ पर कि द्विघात बहुपद इतना के शून्यक हैं, दोनों धनात्मक, दोनों ऋणात्मक, दोनों बराबर, एक धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक। अगर याद रखिएगा, अगर सब के सब प्लस में है तो हमेशा याद रखिएगा कि दोनों के दोनों क्या होगा, ऋणात्मक में वैल्यू आएंगे, दोनों क्या आ जाएगा, ऋणात्मक। यहाँ पर क्या द्विघात बहुपद के x² + 12x + 35 के शून्य क्या होगा, शून्य जो अगर हम लोग निकालेंगे तो चूंकि ये हो जाएगा x² जोड़ 7x + 5x और प्लस में 35। अब इसका अगर हम निकालेंगे तो x + 7 और इंटू में +5 कॉमन लेंगे तो x + 7। अब यहाँ x + 5 है और x + 5 है तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, और x + 7 है उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, यानी दोनों के दोनों शून्य क्या होगा, हमारा ऋणात्मक होगा, अर्थात बी आंसर हो जाएगा। 9 के बाद 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या का मतलब जिसका पूर्ण वर्ग नहीं निकलता है, जो p/q के रूप में नहीं, तो 121 का तो निकलेगा 11, 196 का आप जानते हैं 14, 27 का नहीं निकलता है, 27 का 3√3 में हो जाएगा, अर्थात यह एक अपरिमेय संख्या, यानी सी आंसर हो जाएगा। 289 का 17 होता है, तो आप समझ जाइए कि राइट आंसर मेरा क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 के बाद 11 नंबर, बहुपद इतना के शून्य क्या होगा, तो यहाँ 5² - 25 बराबर में 0 अगर करते हैं तो 5 यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 5y², यहाँ गौर फरमाइएगा, 5y² बराबर में +25 होगा, अब 5 से काटेंगे तो 50 25, यानी 5 को अगर रूट को हटाएंगे, स्क्वायर को हटाएंगे तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, तो ±√5, तो ±√5 कहाँ है, ये सी है, राइट आंसर मेरा सी हो जाएगा। समझिएगा यहाँ दोस्तों, यहाँ 5y² - 25 तो बराबर में 0 हुआ, अब यहाँ 5y² बराबर -25 से तो उधर जाएगा क्या होगा +25, और 5 से 5 को काटेंगे तो 50 25, और y² है, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चलेगा ±√5 हो जाएगा, यानी एक प्लस में मान और एक माइनस में मान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, एक द्विघाती बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया हुआ है, तो द्विघाती बहुपद क्या होगा दोस्तों, जब ऐसे प्रश्न हो शून्यकों का योग दिया हुआ है, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है 3 और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है -40। अब इसके लिए द्विघात बहुपद के लिए फार्मूला क्या होता है, तो द्विघात बहुपद निकालने के लिए जो फार्मूला होता है, देखिएगा दोस्तों, द्विघात बहुपद के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है px = a × x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ देखिएगा जो दिया हुआ उसको मान यहाँ पर पुट कीजिए, तो यहाँ पर योगफल कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, तो x² यहाँ देखिएगा क्या हो जाएगा x² - 3x होगा ना, x², चूँकि x बराबर a × x², तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, तब माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, तो अल्फा प्लस बीटा कितना है 3 है, और इंटू एक्स लगाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो x² - 3x, और प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी प्लस माइनस माइनस से होता है, तो
तो देखिए जहाँ पर दोनों माइनस होगा वो मेरा राइट आंसर हो जाएगा, यानी सी ए आंसर हो जाएगा इसका। 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा फॉर्मूला को। और यहीं पर यहाँ दे दिया हुआ है शून्यकों का योग, और कहीं कहीं पर दे देगा शून्यक दिया हुआ है, तो शून्यक दिया है तो अल्फा प्लस बीटा एक बार जोड़ दीजिए दोनों को, और एक बारी क्या कीजिए गुना करके, तब अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा निकाल के तब उसको सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। कहता है यहाँ पर द्विगुम समीकरण x प्लस 2y बराबर 4 है और 2x प्लस 4y बराबर, तो इसका हल क्या होगा? तो इसको तुलनात्मक हम लोग कर सकते हैं a1 बटा a2, यानी a के जगह पर क्या है, a1 के जगह पर 1 है और a2 के जगह पर कितना है 2 है। यहाँ b1 बटा b2 तो 2 और बट्टा में क्या है 4 है, और बराबर में c1 बटा c2 यानी 4 बटा 8 है। तो ये भी हो जाएगा 1 बटा 2 और ये भी हो जाएगा 1 बटा, यानी सब बराबर है। तो सब जब बराबर हो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, तो उसका अनगिनत हल होगा, यानी डी आंसर हो जाएगा। और ये संपाती रेखाएं होगा, अगर ग्राफीय निरूपण करेंगे तो संपाती रेखा होगा। यदि बहुपद इतना के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो b का मान क्या होगा? यानी अगर एक्स स्क्वायर प्लस ax माइनस बी के शून्यक अगर एक दूसरे के व्युत्क्रम होगा तो इसका वैल्यू कितना होगा? तो व्युत्क्रम होगा तो हमेशा वैल्यू क्या होगा? 1 के बराबर होगा, 14 का 1 हो जाएगा। अर्धवृत्त का कोण होता है, जैसे अर्धवृत्त का जो कोण होगा वो कितना डिग्री का होगा? 180 डिग्री का होगा दोस्तों। अर्धवृत्त का कितना हो जाएगा? यहाँ पर अगर बात करें अर्धवृत्त का कोण तो कितना हो जाएगा? अर्धवृत्त के कोण के बारे में हमसे पूछा गया है तो 180 डिग्री हो जाएगा। चूँकि अर्धवृत्त है, चूँकि वृत्त ये पूरा होता है और अर्धवृत्त की बात पूछी जा रही है, तो कितना डिग्री का ये कोण बन रहा है? 180 डिग्री का। इसमें तो है ही नहीं है कोई ऑप्शन, ठीक है। तो अर्धवृत्त का कोण कितना होता है? 180 डिग्री का। और पूरे वृत्त का बात करें तो 360 डिग्री का। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न को, क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है द्विघात समीकरण इतना जहाँ a इज नॉट इक्वल टू वास्तविक मूल नहीं है तो क्या होगा? अगर वास्तविक मूल नहीं है यानी अवास्तविक होगा तो क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान हमेशा जो है वो अवास्तविक कब होता है? जब डी का मान क्या आ जाता है? माइनस में आ जाता है। तो इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 हो जाएगा, यानी 0 से जब डी का मान छोटा हो जाए यानी माइनस आ जाता है तब वो अवास्तविक होता है, मूल वास्तविक नहीं होता है। तो ये डी आंसर हो जाएगा मेरा राइट आंसर, ठीक है। ये डी बराबर यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन इज इक्वल टू, यानी लेस देन जो हो जाएगा वो आपका 0 का हो जाएगा। जब डी का मान माइनस में आता है तभी जो है मूल वास्तविक नहीं होते हैं, अर्थात अवास्तविक होता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं 17 नंबर प्रश्न। यदि अल्फा तथा बीटा समीकरण इतना के मूल हो तो 1/अल्फा और 1/बीटा का मान क्या होगा? तो 1/अल्फा और 1/बीटा का मान, अगर बात करें यहाँ पर तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बटा ए और ये सी बटा ए, ए से तक यानी माइनस बी बटा सी, माइनस बी और बट्टा में सी। अब यहाँ देखिए माइनस बी के जगह पर कितना है? माइनस 1 है, और सी के जगह पर कितना है सर? तो ये आपका सी के जगह पर 6 है, तो -1/6। राइट आंसर कितना हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा -1/6। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, 18 नंबर क्वेश्चन है। दिया हुआ है कि -3, 4 और 11 और 18 का अगर 21वां पद निकालना है तो ए का मान कितना है? -3, और डी का मान अगर निकालें तो 2 माइनस दूसरा पद में से पहला पद यानी 4 -3, तो ये हो जाएगा कितना? 7। अब हमको निकालना है 21वां पद, तो 21वां पद निकालना है, डायरेक्ट फार्मूला लगाइए। अगर 21वां पद निकालना है तो पद कम पढ़ना है, a प्लस 20d। अब a प्लस 20d है तो इसका मतलब a के जगह पर तो हो गया कितना? -3 अब प्लस 20d यानी 20 गुने 7, 20 7 140। 140 में से 3 घटाइए तो 140 में से 3 घटाइएगा तो 137 हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर 137 कहाँ है, यानी डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ ये हमारा स्टडी यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहें। अब यहाँ पर कह रहा है कि द्विघात समीकरण निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है? तो द्विघात समीकरण के बारे में बताना है। तो द्विघात समीकरण इसमें से कौन सा होगा? तो अगर हम लोग बताएं कि द्विघात समीकरण इसमें से कौन सा होगा, तो द्विघात समीकरण न तो ये होगा और न ही ये हो सकता है। अब यहाँ देखिए तो ये बी नंबर एकदम राइट आंसर है, ये नहीं हो सकता है, यानी बी नंबर आपका राइट आंसर है। ठीक, बी नंबर आपका राइट आंसर है। x² - 4√x + 14 = 0, यानी बी 19 का। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बी में समांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद 0 है?
इसका हमें बताना है कि कौन सा पद जो है वह जीरो होगा, यानी Tn बराबर हम अगर जीरो लिख दिए तो ये का मान था कितना है 80 प्लस n-1 यानी हमको पता नहीं है इंटू डी, तो डी हो गया 76 माइनस 80 यानी -4, ठीक है T2 माइनस T1 और बराबर में क्या आ जाएगा 0। 80 है तो उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस में, तो 20 चौका 80 n बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं ना +80 उधर जाएगा माइनस, अब माइनस से माइनस कट तो 20 हो गया, -1 उधर जाएगा तो +1 यानी 21वां नंबर पद हो जाएगा। इसको हल कीजिएगा आ जाएगा आंसर दोस्तों। 20 के बाद देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 6 - 4n है तो इसका सारबंतर क्या होगा। अगर हम 1 रखते हैं यानी n बराबर अगर 1 रखते हैं तो 6 - 4 गुने 1, तो 6 में से 4 जाएगा 2। अब यहाँ अगर हम n बराबर क्या रखते हैं 2 रखते हैं तो 6 - 4 गुने 2, तो 4 दूनी 8, 8 में से 6 जाएगा तो कितना आ जाएगा -2। तो यहाँ पर 2 है तो T2 माइनस T1 तो -2 और -2, तो 2 2 कितना हो जाएगा -4, यानी सारबंतर कितना हो जाएगा, सारबंतर जो आपका हो जाएगा वो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये -4 हो जाएगा। 21 के बाद 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी में होने के लिए क्या शर्त है कि भाई उसका सारबंतर समान होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ सॉल्व करें, पहला को सॉल्व करें तो T2 माइनस T1 यानी दूसरा पद में से पहला पद को घटाए तो 4 और -2, तो 4 2 कितना हो जाएगा 6। इसको अगर सॉल्व करें T3 माइनस T2 तो -6 और यहाँ पर क्या करेंगे अब -4 तो -10, तो ये अलग अलग आने लगा अर्थात ये नहीं होगा। अब बी नंबर देखते हैं, तो बी नंबर का भी देखिए a² में से -a घटाइएगा तो क्या होगा a इंटू a-1, और a3 में से -a² घटाइएगा तो यहाँ पर अगर हम a² कॉमन लें तो अलग अलग आ रहा है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अगर यहाँ देखें 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा 2, और 9 में से 3 घटाएंगे तो ये भी नहीं होगा। जब ये सब नहीं है तो राइट आंसर मेरा क्या हो जाएगा सी। अब कहे सर कैसे ये होगा, तो आप देख सकते हैं 1/2 - 3/2 तो क्या हो जाएगा -2/2 यानी कट के क्या हो जाएगा -1। अब यहाँ देखिए -1/2 और -1/2 तो -2/2, 2 से 2 कट के -1 हो जाएगा, समझ रहे हैं, यानी सब बराबर आ रहा है सारबंतर, यानी सी आंसर आपका राइट हो जाएगा। मूल बिंदु के नियामक क्या होता है, तो मूल बिंदु का नियामक 0 0 होता है, तो इसका डी आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर यदि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR का, तो QR का मान 2 3। तो ऐसा देखिए अगर भुजा दिया हुआ है और क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा है तो हमेशा उसका स्क्वायर कर दीजिए। अगर भुजा दिया हुआ है समरूप है त्रिभुज और उसका एरिया कह रहा है निकालने के लिए समरूप में तो उसका स्क्वायर कर दीजिए वही आंसर। अगर क्षेत्रफल दिया हुआ है भुजा निकालना है तो उसका स्क्वायर रूट कर दीजिए यानी वर्गमूल निकाल दीजिए। तो यहाँ हमको भुजा दिया हुआ है एरिया निकालना है तो स्क्वायर कर दीजिए, तो 2 दूनी 4 और 3 3 9 यानी 4/9, राइट आंसर 24 का ए। फिर उसके बाद देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। दी गई आकृति में x का मान निकालना है, ये 50 से ये 60 है और ये आपको क्या है यहाँ x है, तो ये x है तो ये भी क्या हो जाएगा x हो जाएगा भाई। ये कोण है तो ये भी कोण क्या होगा x से होगा। अब यहाँ 50 + 60 और प्लस में x बराबर में, चूँकि तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, 6 5 11 110, 180 में से चला जाएगा कितना डिग्री 70 डिग्री, राइट आंसर हो जाएगा आपका सी।